Welcome everyone. Today we are going to discuss a new topic, a new chapter that is called the biodiversity. सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखिए, बायो मीन्स होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस, जो थोड़ा सा भी कोई किसी टेस्ट डिफरेंट है उसको हम वेरिएशन, उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। पर बायोडाइवर्सिटी मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से अलग होते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, इस बायोडाइवर्सिटी में जो हम सबसे पहले समझेंगे वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? वो रिसोर्सेज, वो चीज़ें जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में, और उसका हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं जो हमारे लिए यूजेबल है। ठीक है, उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे मटीरियल और एनी कंपोनेंट दैट कैन बी यूटिलाइज बाय मैन आर नेसेसरी फॉर वेलफेयर ऑफ life which is available in the natural environment in atmosphere, hydrosphere, lithosphere is called natural resources। कोई भी मटेरियल जो भी है, जो भी नेचर प्रोवाइड कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन है, लैंड है, सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट, एनिमल, सॉयल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सब क्या है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और नेचर प्रोवाइड करता है, इस वजह से हम इसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स को दो टाइप में या क्लासिफाइड किया गया है। एक है इनएग्जॉस्टिबल, दूसरा है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। इनएग्जॉस्टिबल्स वो होते हैं जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे हमारे यूज़ से। एग्जॉस्टिबल जो आगे फिनिश हो सकता है पर अभी प्रेजेंट है। तो देखिए, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज अवेलेबल इन अनलिमिटेड quantities and the earth quantity may remain unchanged by human impact। और अर्थ की क्वांटिटी कभी कम नहीं होगी ह्यूमन के इम्पैक्ट से। एग्जाम्पल क्या है इसमें? सोलर एनर्जी, विंड पावर, टाइडल पावर, एयर, जियोथर्मल एनर्जी। तो ये इनएग्जॉस्टिबल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछते हैं वो ज़्यादातर एग्जाम्पल के बेस पर ही आते हैं। इट्स क्वालिटी कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। की क्वालिटी जो है अफेक्ट हो सकती है, पर इनका जो क्वांटिटी है वो कभी कम नहीं हो सकता। और ये जो क्वालिटी जो इसकी अफेक्ट होगी वो एयर पोल्यूशन से अफेक्ट हो सकती है। Now next is exhaustible resources. They are likely to be finished by human use or unsustainable use। इसको जो है, ये जो है ऐसे एग्जाम्पल है जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये अभी प्रेजेंट है पर ये कंटिन्यूस यूज़ में आगे चलकर ये ख़त्म हो सकता है। और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हैं। ठीक है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब ऐसे एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनका हम यूज़ करें और उसको फिर से हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते आफ्टर यूज़। जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज विच आर बीइंग कंटिन्यूसली कंज्यूम बाय मैन बट रिन्यूड कंटिन्यूसली बाय नेचर, ऑलवेज अवेलेबल इफ मैनेज इन अ प्रॉपर वे, अदरवाइज दे मे गेट इवन टोटली एग्जॉस्टेड। अगर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो ये भी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे इसके एग्जांपल को देखो, बायोटिक रिसोर्स, फॉरेस्ट, ग्रेजिंग एनिमल्स, रेंज लैंड, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, क्रॉप सिस्टम एंड फ्रेश वाटर, यील्ड, सॉइल एक्सेट्रा। तो इसको अगर हम मैनेज नहीं करेंगे प्रॉपरली यूज़ करने के बाद तो ये भी ख़त्म हो सकते, पर हम इसको रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल, दे आर नॉट रिन्यूएबल आफ्टर यूज एंड नॉट रिप्लेस बाय नेचर। तो नेचर भी इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, कैन नॉट बी रीगेन। एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोटिक स्पीसीज, मिनरल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब हैं जिसको हम कभी इसको या ना नेचर कोई भी इसको रिन्यू नहीं कर सकता, फिर से ये रीयूज़ नहीं हो सकते हैं। रिन्यूएबल अगर हम इसको मैनेज करें तो ये फिर से यूज़ में हो सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नॉट रिन्यूएबल एंड अनलिमिटेड रिसोर्स। तो ये नॉन रिन्यूएबल और अनलिमिटेड में नहीं आते हैं। इज़ नॉन रिन्यूएबल एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब कहने का क्या है, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये नॉन रिन्यूएबल तो है बट अनलिमिटेड रिसोर्स में है। तो ये एक एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर एंड वाटर रिसोर्स की। अभी तक वो नेचुरल रिसोर्स था, नेचुरल रिसोर्स में आपका वाटर भी आता है जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द हाइड्रोस्फीयर 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स में जो है वाटर प्रेजेंट है। अबाउट 97.5% इन द ओशन वाटर अनसस्टेनेबल फॉर ह्यूमन यूज़। तो इतना अमाउंट में पानी प्रेजेंट है लेकिन वो हमारे यूज़ में नहीं है क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है, सब में नमक प्रेजेंट है। ठीक है, ओनली 2.5% इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। तो सिर्फ 100% में से 2.5% ही अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें से भी अबाउट 1.797% स्टोर इन आइस कैप, पोलर आइस एंड ग्लेशियर एंड 0.5% इज ग्राउंड वाटर एंड सॉइल मॉइस्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस पूछे फ्रेश वाटर कितना है, कौन कितने हमारे यूज़ में है, तो 2.5 आपका आंसर जाएगा। द रेस्ट is distributed in lakes, swamps, river and streams. So these are about the water resource. Now land resource. At the beginning of 20th century, about 30% of land in India was covered with forest. तो beginning 20th century में 30% लैंड क्या था, फॉरेस्ट से कवर था। बट द एंड ऑफ द 20th century द फॉरेस्ट कवर रिड्यूस टू 19.4% आउट ऑफ 19.4 only 12% एरिया कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। तो ये जो डाटा है ये थोड़ा पुराना है लेकिन ऊपर की बातें सही है। अभी का जो क्या है, एज पर 2019 21.67% हमारे पास फॉरेस्ट है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर 30% था बिगिनिंग में और 2019 अभी 2021 चल रहा, लेकिन डाटा 2019 का है अभी तक, उसके बाद का नहीं है। जो फॉरेस्ट देखिए यहाँ से यहाँ कितना डिक्रीज़ कर गया है। ठीक है, और ये डाटा से देखें तो भी कितना डिक्रीज़ कर गया है। ठीक है, लेकिन क्या कहती है गवर्नमेंट इन इंडिया, 30% फॉरेस्ट एरियाज रिकमेंडेड बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में उन्होंने बोला था कि 33% जो है कि फॉरेस्ट होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमारे पास है कितना, 21.67। तो हमें बहुत ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है, झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन, ये क्या है, यही डिफॉरेस्टेशन के सबसे बड़े कारण माने जाते हैं। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हैं लेकिन झूम कल्टीवेशन क्या है ये भी समझिए क्या है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कॉमनली कॉल्ड एज झूम कल्टीवेशन। जो भी जहाँ पर भी हम खेती करते हैं, फसल काटने के बाद उस एरिया के जितने भी वो खेती वाले चीज़ें जो निकलती हैं उसको हम जला देते हैं। जब जला देते हैं तो उतना एरिया जो होता है वो क्या होता है कि हाँ, जो सॉइल होते हैं वो इरोड्स हो जाते हैं, वो हमारे यूज़ में नहीं होते साल 2 साल तक। ठीक है, तो लोग वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे जगह जाते हैं एग्रीकल्चर कल्टीवेशंस के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे जगह जाते हैं तो पहले पेड़ काटते हैं वहाँ का, फिर वहाँ पर वो खेती करते हैं। तो इस तरीके से वो हर साल अलग अलग जगह जाकर और कल्टीवेशंस करते हैं, इसी को बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। और इसी के वजह से क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन, मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, many tribal community practice slash and burn agriculture in tropic and subtropic region of Asia, Africa and Oceania. It consists of cutting down trees and settling them or fire raising crop on the resulting ash called झूमिंग in north ईस्टर्न इंडिया। तो हम लोगों से जो क्वेश्चंस पूछे हैं कि झूम कल्टीवेशंस क्या होता है, कहाँ पर होता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, और इसको यहाँ पर कल्टीवेशंस करने के बाद वो जो चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट बच रही है उसको वो जला देते हैं जिससे कि वो जो लैंड है वो उस समय यूज़ में नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसान है। सबसे पहली बात हम जानते हैं कि प्लांट्स क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, प्लांट्स को, ट्रीज़ को काट देते हैं, तो जो ट्री है उस कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का जो है कि यूटिलाइज़ करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब हम पेड़ को ही काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा एटमॉस्फेयर में, जिससे प्रॉब्लम
हो जाती है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग में डिस्कस किए थे। तो वन ऑफ द मेजर इफेक्ट इज एनहेंस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ट्री दैट could hold a lot of carbon in their biomass are lost with deforestation. Deforestation also causes loss of biodiversity due to habitat destruction, disrupt hydrologic cycle, causes soil erosion and may lead to desertification and extreme केसेस। तो सॉइल इरोजन्स भी होते हैं क्योंकि प्लांट्स जो हैं कि सॉइल्स को पकड़ के रखते हैं, जब प्लांट्स को काट देते हैं तो सॉइल भी इरोड्स हो जाती है वाटर के साथ। Now moving towards the next topic that is called the forest conservation। हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं फॉरेस्ट का एरिया, ठीक है। यह इसका परसेंटेज जो हमें 33% की तरफ ले जा सकता है। तो दो ही मेथड है, एक है प्रोटेक्शन, दूसरा है प्रोडक्शन। प्रोटेक्शन बाय मेकिंग नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को बनाकर। अब प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, तो इसके भी दो टाइप्स हैं, एक है सोशल फॉरेस्ट्री, दूसरा एग्रो फॉरेस्ट्री। तो पहले देखते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। टू ग्रो द ट्री एंड श्रब्स और अनयूज्ड फार्म लैंड, रोड साइड, रेल साइड, कम्युनिटी लैंड एक्सेट्रा। तो सोशल फॉरेस्ट्री है जहाँ हम ये सब जगह पर जो है कि पेड़ लगा सकते हैं। अनयूज्ड फार्म लैंड पर जहाँ पर फार्मिंग नहीं हो रही, रोड साइड, रेल साइड, कम्युनिटी लैंड पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, इससे हम अपना कंजर्वेशन बढ़ा सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री, वुड स्पीसीज आर ग्रोन इन कॉम्बिनेशन विथ हर्बेसियस क्रॉप आइदर एट द सेम टाइम और इन टाइम सीक्वेंस। तो हम वुड की स्पीसीज़ को हम हर्बेसियस क्रॉप के साथ लगा सकते हैं सेम समय या फिर दूसरे समय के साथ। देखिए यहाँ पे टोंगिया सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको पूछा जाता है। ये एक्चुअली में होता है क्या, ग्रोइंग एग्रीकल्चर क्रॉस बिटवीन रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज। मतलब यहाँ पर ट्रीज एक से लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन ट्रीज के बीच में हम यहाँ पर क्रॉपिंग कर सकते हैं, इसे बीच में यहाँ पर कर सकते हैं, तो इसको हम टोंगा सिस्टम कहते हैं। चलिए अब देखिए आगे मूव करते हैं एक केस स्टडी के तरफ कि कंजर्वेशंस ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि जो फॉरेस्ट के प्रति जो काफ़ी जो है कि जागरूक होते हैं, जो इसको बचा कर रखते हैं, जिनको जो इन्वायरमेंट से अपने प्यार करते हैं, उस पर ये केस स्टडी हुई है। एक सभी ने सुना होगा चिपको मूवमेंट, और उसके पहले का था ये केस स्टडी अमृता देवी का। तो यहाँ पर बात हम सिर्फ स्टोरी के उससे हम आपको बताते हैं कि 1971 में जोधपुर के, जो कि राजस्थान में है, वहाँ के राजा ने एक नया जो है कि महल चाहते थे लकड़ी का। तो वो अपने मिनिस्टर से, कोवर्कर से ये चीज़ बोला कि जाइए अपने पास के विलेज से पेड़ काटिए और हमारे लिए ये जो है कि एक महल तैयार करिए। तो इन्होंने ये जो है बिश्नोई जगह पर गए, बिश्नोई टू कट डाउन ट्रीज। तो बिश्नोई की जो कम्युनिटी थी वो काफ़ी पीसफुल, को एग्जिस्टेंट विद नेचर, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छा था। द एफेक्ट टू कट डाउन ट्री बाय द किंग वॉज थ्रॉटन्ड बाय बिश्नोइज। तो उन्होंने वहाँ पर बिश्नोइज वगैरह ने क्या किया, वो मना किए हैं। अब बिश्नोई वुमेन अमृता देवी शोड एग्जाम्पली करेज टू हगिंग अ ट्री एंड डेयरिंग किंग मैंस टू कट देयर फर्स्ट बिफोर कटिंग द ट्री। तो उन लोगों को, उन्होंने जो अमृता सिंह थी वो ट्रीज़ को हग की, मतलब उससे चिपट के फिर बोली कि अगर आप ये पेड़ काटना चाहते हो उससे पहले आप हमें काटिए, ठीक है, हमें मारिए, तब ये पेड़ आप काट सकते हैं। तो जो वहाँ के राजा थे उन्होंने ये जो है कि ट्री को ना काट के पहले अमृता देवी को काटा। द किंग मैन डिड नॉट हीड टू देयर प्लीज एंड कट डाउन द ट्री अलॉन्ग विद द अमृता देवी। तो अमृता देवी को काट दिया। Her 3 daughters and hundreds of other बिश्नोई followed her and thus lost their life saving ट्री। तो वो उनके जिसकी डॉटर और वहाँ के बिश्नोइस के लोग भी जो है कि ये देखते हुए ट्रीज़ को सेव करना चाहे, लेकिन सभी लोग ने अपनी जान गंवा बैठी, ठीक है। तो ये सब थे जो इन्वायरमेंट्स को, जो अपने जो है कि फ्लोरा को लव करते हैं और जान भी दे बैठे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली सिचुएटेड द अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है कि अमृता देवी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड
दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। सबसे पहले किसको दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछता। अमृता देवी कहाँ की, तो बिश्नोई राजस्थान की थी। क्यों, मतलब इसके पीछे की स्टोरी जो हमने बताई है, ये पूछ सकता है इसमें से कुछ भी, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ फिर चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ बताएं, यू में हैव हर्ड ऑफ द चिपको मूवमेंट ऑफ गढ़वाल हिमालयस। ऐसी ही कहानी वहाँ की भी थी। 1974 में लोकल वुमेन शोड एनॉर्मस ब्रेवरी इन प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम द एक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स बाय हगिंग देम। तो यहाँ वैसे ही कहानी था, यहाँ पे भी क्या था, हक किए थे वहाँ के लोकल पीपल। लेकिन फिर क्या हुआ था, यहाँ पर केस जो है कि संभल गया था, लोग यहाँ से डर कर चले गए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि जो है कि लोकल कम्युनिटी को अगर पार्टिसिपेट करें इस फॉरेस्ट को कंजर्वेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1980s में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया कि यहाँ के जो क्लोजली लोकल कम्युनिटी है इससे जुड़कर हमारे को एक कंजर्वेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और जो इनसे फॉरेस्ट से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, मैनेजिंग गेन बेनिफिट ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स, गम्स, रबर, मेडिसिन एक्सेट्रा, दस द फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो ये कहने का मतलब है कि लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जिससे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन भी बढ़ सके, प्रोटेक्शन हो सके, प्रोडक्शन भी हो सके, और उसका फ़ायदा सभी लोकल कम्युनिटीज़ प्लस अदर्स पीपल्स भी जो हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये था आपका पूरा बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट जो है था, ये डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क्स एंड बायोडाइवर्सिटी। सो गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, माय कंटेंट, please like, share and comment. Those who have visited first time on my channel, don't forget to subscribe my channel. Thank you.